हाँ देखिए, एक बीकर में अगर हम दो लिक्विड लेते हैं, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, और वो दो लिक्विड्स आपस में इमिसिबल हैं, इमिसिबल माने मिक्स नहीं होते, दो लिक्विड्स इमिसिबल हैं, तो बाहर से अगर हम एक पदार्थ घोलते हैं, सब्सटेंस बाहर से घोल रहा हूँ, वॉल्यूम सेम रखना है दोनों का, लेट द वॉल्यूम ऑफ द बोथ लिक्विड्स इज V। तो मान लीजिए C1 मोल इसमें घुले और C2 मोल इसमें घुले, तो C1/C2 का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इस K को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या कांस्टेंट एक ही बात है। अब मान लीजिए दो लिक्विड्स हम लेते हैं जिसमें कि वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया। अब एक का वॉल्यूम V1 है और एक का वॉल्यूम V2 है। लाइटर लिक्विड ऊपर अपनी लेयर बनाएगा और हैवियर लिक्विड नीचे अपनी लेयर बनाएगा। मान लीजिए पदार्थ का C1 मोल इसमें घुल गया और C2 मोल इसमें घुल गया, जो सब्सटेंस हमने घोला है। तो ये हमारा सेकंड केस बनता है न्यूमेरिकल का, जिसमें से कि हम वॉल्यूम से डिवाइड करके मोल्स लेंगे। C1/V1 डिवाइडेड बाई C2/V2 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, एंड यहाँ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव है, स्कूल के बुक्स में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, यूपी बोर्ड की बुक में मिल सकता है। अब मान लीजिए कि किसी एक लिक्विड में सब्सटेंस आयोनाइज होती है, फिर दो लिक्विड हमने लिए हैं। मान लीजिए कि ये लिक्विड 1 है और ये लिक्विड 2 है, और दोनों के वॉल्यूम V इक्वल है, और पदार्थ हमने घोला है सब्सटेंस, उसके C1 मोल इसमें घुल गए, C2 मोल इसमें घुल गए, लेकिन L2 लिक्विड में सब्सटेंस आयोनाइज हुई और L1 लिक्विड में सब्सटेंस आयोनाइज नहीं हुई, और यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देन हम फार्मूला लगाएंगे K इज इक्वल टू C1/C2 1 माइनस अल्फा। जो मोल आयोनाइजेशन के बाद बचेंगे, 1 में से अल्फा टूट रहा है तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, तो C2 में से C2 इंटू 1 माइनस अल्फा बचेगा। और ऐसे केस में ये फार्मूला न्यूमेरिकल में हम अप्लाई कराते हैं। और अगला केस यदि है कि दोनों में ही आयोनाइजेशन है, सब्सटेंस आयोनाइज्ड इन बोथ द लिक्विड्स, सब्सटेंस आयोनाइज्ड इन बोथ द लिक्विड्स, दोनों में ही आयोनाइज हुआ, और मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है पहले लिक्विड में और दूसरे लिक्विड में। फिर से वही डायग्राम है हमारा, इमिसिबल लिक्विड्स पर ही न्यूमेरिकल बनता है। मान लीजिए दोनों के वॉल्यूम V हैं, यहाँ पर C1 मोल घुले हैं पदार्थ के, यहाँ C2 मोल घुले हैं, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है और यहाँ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा 2 है। देन K विल बी इक्वल टू C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में डिफरेंट केसेस में आपको निकलवा रहा हूँ। सारे केस आपके हो गए, बस एक लास्ट केस बचता है जिसमें से कि एक लिक्विड में सब्सटेंस एसोसिएट होगा। तो मान लीजिए ये बीकर है, बीकर में ये L2 लिक्विड है, ये L1 लिक्विड है, दोनों के वॉल्यूम सेम है V और V। अगर वॉल्यूम डिफरेंट भी ले लिए जाएं तो कंसंट्रेशंस को वॉल्यूम से डिवाइड करके हम K के बराबर रखेंगे। मान लीजिए कि C1 मोल पदार्थ के पहले लिक्विड में घुले और C2 मोल सब्सटेंस के दूसरे लिक्विड में घुले, और ऐसे केस में इसमें लिक्विड 2 में एसोसिएशन हुआ है, सब्सटेंस X है मान लीजिए, तो लिक्विड 2 के अंदर ये रिएक्शन हो गई NX इज इक्वल टू X का होल N। तो ये मान लीजिए जो पॉलीमर बना है एसोसिएशन के बाद, इसका कंसंट्रेशन C3 है। देन K विल बी इक्वल टू C1/C3 की पावर 1/n, जितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं वो पावर में 1/n में आएंगे, और इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट सारे केसों में निकाल सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल को प्रोसीड कर सकते हैं। एक ही टाइप का फार्मूला है, एक ही टाइप की फिगर है, लेकिन हाँ अगर यहाँ वॉल्यूम डिफरेंट होता, V1 V2 होते, तो V1 V2 लेने पर, डिफरेंट वॉल्यूम लेने पर K विल बी इक्वल टू C1/V1 अपॉन C3 की पावर 1/n अपॉन V2। ऐसे करके वॉल्यूम डिफरेंट होने पर भी हम ये फार्मूले सब तरह से बना सकते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करके। बस कुल इतना सा चैप्टर है, और इसके न्यूमेरिकल में भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं बताऊं, और न्यूमेरिकल मेरे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किताब में चैप्टर खोलेंगे तो आप सवाल भी खुद कर पाएंगे, इसमें मेरी ज़रूरत कोई आवश्यकता नहीं है। टॉपिक इज़ ओवर।
हम्म